गुड मॉर्निंग एवरीवन। इज माय वॉइस एंड वीडियो क्लियर? वॉइस और वीडियो क्लियर है? सो प्लांट मॉर्फोलॉजी का जो सेक्शन है वो हमें सीखना है। ओके, एंड इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि प्लांट के वेरियस पार्ट्स। ओके, हाउ डू दे बिहेव, कैसे बड़ा होता है, उसके रिलेटेड में देखो पढ़ने का तो बहुत हो जाएगा बॉटनी में, बट नॉट रिक्वायर्ड दैट मच। जो भी एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है दैट वी विल बी रीडिंग ओवर हियर। प्लांट मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला पार्ट जो आता है जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रूट। ठीक है, पहला पार्ट जो आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज रूट। ओके, नाउ दिस रूट डेवलप्स फ्रॉम अ सब्सटेंस कॉल्ड रेडिकल। तो रूट का ओरिजिन कहां से होता है? इस रेडिकल से होता है। ओके, क्लियर है ये चीज? यही रेडिकल बड़ा होता है। ठीक है, यही रेडिकल बड़ा होता है एंड इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू रूट्स। ठीक है, सिमिलरली जब स्टेम देखेंगे तो स्टेम का जो ओरिजिन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पार्ट कॉल्ड प्लीम्यूल। प्लीम्यूल स्टेम के लिए। ठीक है, तो प्लीम्यूल ही बड़ा होकर फिर क्या बनता है? आपका स्टेम। ओके, क्लियर है ये चीज? प्लांट मॉर्फोलॉजी में रूट, रूट में ये सारी चीजें, रूट इज फ्रॉम रेडिकल्स। नाउ देयर इज सम एग्जांपल्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। स्टेम जो होता है हम क्या देखते हैं, हमेशा धरती के ऊपर होता है। ठीक है, बट देयर इज सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये स्टेम को आपको याद रखना है, कौन कौन से अंडरग्राउंड स्टेम में आते हैं। तो जिंजर, कॉम, ठीक है, ट्यूबर, बल्ब, ये दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? दीज अंडरग्राउंड स्टेम। दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी से पिक्चर लिया गया है, तो आप भी यही सारे एग्जांपल्स याद रखिएगा, इससे ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है ये चीज सभी को? यार थोड़ा सा लगता है एक आध दो स्लाइड ऊपर का मिस हो गया है। ठीक है, ये वाला वही मुझे लगा। ठीक है, अचानक से रूट था, रूट से स्टेम कैसे आ गया? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, स्टेम को ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट यू विल सी दिस स्टेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस प्लीम्यूल। ओके, प्लीम्यूल के एग्जांपल्स में आप और क्या देखोगे? देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम लाइक दिस। ओके, कॉम हो गया, राइजोम हो गया, जिंजर, ट्यूबर, पोटैटोज, ओनियन, बल्ब। ठीक है, दीज आर, यही सारे एग्जांपल्स याद रखिएगा। ओके, नाउ एक चीज अगर आपने ऑब्जर्व की होगी कभी कि स्टेम जो है, ठीक है, इट मूव टूवर्ड्स व्हाट? सनलाइट। ठीक है, स्टेम जो है इट मूव्स टूवर्ड्स व्हाट? प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम स्टेम देख रहे हैं, गलती से एक स्लाइड हम आगे चले गए हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहले वही कंप्लीट कर लेंगे। स्टेम मूव टूवर्ड्स व्हाट? सनलाइट। तो जिधर जिधर सनलाइट रहेगा उधर उधर स्टेम क्या होगा? जैसे मान लो इधर है सनलाइट, तो स्टेम विल बी लाइक दिस। इधर है सनलाइट तो ऐसे करके बेंड हो जाएगा, इधर है सनलाइट तो ऐसे करके ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाई दिस अकर्स, ऐसा क्यों होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज गिवन इन क्लास 10 एनसीईआरटी। पता है आपको व्हाई दिस अकर्स? स्टेम का मूवमेंट क्यों इस तरीके से होता है? नहीं पता है तो इस फोटोग्राफ को देखिए जो राइट साइड में दे रखा है, दिस वन। ओके, ये वाला। नाउ इफ यू विल सी द थिंग्स वेरी माइन्यूटली, जब देखो सन ओवरहेड है, ठीक है, ये स्टेम का पार्ट है, तो यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं। दीज आर बेसिकली प्लांट हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सिन्स। ठीक है, ऑक्सिन इज अ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अभी हार्मोन के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे, सबके डेफिनेशंस लिखेंगे, सबके एग्जांपल्स लिखेंगे। तो यहां पर होता है ऑक्सिन्स। ओके, नाउ व्हेन द सन मूव्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, सन जब इस डायरेक्शन में मूव होता है, थोड़ा सा टिल्ट हुआ, तो ऑक्सिन्स जो है, पहले जितने ऑक्सिन्स राइट साइड में थे ये सन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। मतलब अब ये यहां आ गए। अब एक बात बताओ, ऑक्सिन्स का मतलब हमने अभी जस्ट ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था। ठीक है, तो ज्यादा ऑक्सिन्स किधर है?
लेफ्ट साइड या राइट साइड में? लेफ्ट साइड में। तो ज्यादा ऑक्सीजन अगर लेफ्ट साइड में होगा तो अब ग्रोथ किस साइड का ज्यादा होगा? लेफ्ट साइड का ज्यादा होगा। तो आप क्या देखोगे, ये लेफ्ट साइड जो है वो बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट? राइट साइड। ठीक है, तो दिस elongation happens which causes the stem to bend. Okay, and this happens because of what? Auxins. Auxins opposite direction में move करता है. Auxin is a growth hormone. It promotes growth. जिधर ज्यादा ऑक्सिन उधर ज्यादा ग्रोथ. तो इधर में ग्रोथ ज्यादा होगा, दूसरी तरफ ग्रोथ विल बी कॉन्ट्रैक्टेड. ओके, तो सेल इलोंगेशन होता है यहां पर, जिसकी वजह से ये बेंड कर जाता है. गिवन इन क्लास 10 एनसीईआरटी. ठीक है, क्लास 10 एनसीईआरटी में दे रखा है प्लांट मॉर्फोलॉजी में स्टेम का पार्ट. ठीक है, क्लियर है सभी को? एक चीज और है स्टेम से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखना है, वो है ट्रॉपिज्म, मूवमेंट. तो अगर हम लाइट के रेस्पेक्ट में देखें मूवमेंट, तो उस फेनोमेनन को हम क्या बुलाते हैं? फोटोट्रॉपिज्म. ओके, अगर लाइट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट देखें तो हम उसको क्या बुलाते हैं? फोटोट्रॉपिज्म. ना, ये जो स्टेम है जनरली इट में मूव टुवर्ड्स व्हाट? जब ये ग्रो करता है तो किधर ग्रो करता है? लाइट की तरफ. सो दिस इज, ये जो मूवमेंट है स्टेम का टुवर्ड्स लाइट इज नोन एज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, गिवन इन क्लास 10 एनसीईआरटी. पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स लाइट. सिमिलरली अगर रूट्स का मूवमेंट देखें तो इट इज अवे फ्रॉम द लाइट, तो इसे बुलाया जाता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. नेगेटिव मींस अवे फ्रॉम द लाइट. ठीक है, क्या ये सारी चीजें स्टेम के बारे में आपको क्लियर है? स्टेम कहां से? प्लीम्यूल से. अंडरग्राउंड स्टेम के कुछ एग्जांपल्स, किस तरीके से स्टेम का मूवमेंट होता है, हाउ डज इट रिस्पॉन्ड्स टू लाइट, और फोटोट्रॉपिज्म में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. क्लियर है सभी को? दिस इज प्लांट मॉर्फोलॉजी अबाउट स्टेम. हम एक स्लाइड स्किप कर गए थे, अब वापस से रूट में आते हैं. So the originating part of root is called radicle. रूट कहां से ओरिजिनेट होता है? रेडिकल से ओरिजिनेट होता है. शूट कहां से होता था? प्लीम्यूल से ओरिजिनेट होता था. ठीक है, ये दोनों रेडिकल और प्लीम्यूल कहां प्रेजेंट होते हैं? सीड्स में. ओके, तो इन केस ऑफ रूट व्हाट यू विल सी कि रूट का जो मूवमेंट है, ठीक है, रूट का जो मूवमेंट है, इट हैपेंस थ्रू टुवर्ड्स व्हाट? The movement of roots happen towards the earth. है ना, अर्थ की तरफ मूव कर रहा है रूट. तो मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स द अर्थ इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म. ओके, और जियोट्रॉपिज्म में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, चूंकि ये जियो का मतलब क्या? अर्थ. अर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो इट इज शोइंग व्हाट? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. Similarly, this is शूट. ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बुला रहे हैं? शूट. ठीक है, या स्टेम. ना, स्टेम को अर्थ के रेस्पेक्ट में देखो. स्टेम इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, तो इट विल बी नोन एज व्हाट? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. तो जियोट्रॉपिज्म समझ में आ गया? अर्थ की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव, और अर्थ से अवे मूव करेगा तो नेगेटिव. क्लियर है ये चीज सभी को? ना, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रूट्स. रूट्स को बहुत सारे टाइप्स होते हैं. एक होता है टैप रूट और एक होता है एडवेंटियस रूट. ठीक है, टैप रूट को अगर आप देखोगे तो रूट के बेस में ब्रांचिंग होती है. कैन यू सी दिस? बहुत सारे ब्रांचेस आप देख पा रहे हो.
एडवेंटियस रूट का मतलब होता है एक रूट यहां और दूसरा रूट जो है प्लांट के दूसरे पार्ट से ओरिजिनेट होगा। जैसे मान लो ये प्लांट का स्टेम है, स्टेम चला गया नीचे जमीन के पास, तो जमीन पर ये रूट्स ग्रो होंगे और नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एडवेंटियस रूट्स। ठीक है, एडवेंटियस रूट्स काफी तरीके के होते हैं बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। ध्यान यही रखना, टैप रूट और एडवेंटियस रूट्स। ठीक है, तो रूट्स में इतना ही है, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, कहां से ओरिजिनेट हुआ, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, स्टेम्स में इतना ही है जो मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया थोड़ी देर पहले। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स प्लांट मॉर्फोलॉजी में अगर आप देखना चाहो तो देयर आर सर्टेन केसेस इन विच द रूट्स गेट्स मॉडिफाइड। तो कभी कभी रूट्स मॉडिफाई होकर फूड को स्टोर करने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन बीट रूट। कभी कभी रूट्स मॉडिफाई होके दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इन केस ऑफ व्हाट, बैनियन ट्री। कभी कभी रूट्स जो हैं मॉडिफाई होके इस तरीके से ना बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो दीज आर नोन एज व्हाट, बेसिकली फॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज, और ये आपको देखता है मैंग्रोव प्लांट्स में। तो ये जो एविसीनिया है ना, इट इज अ टाइप ऑफ मैंग्रोव। बहुत तरीके के मैंग्रोव्स होते हैं, एविसीनिया इज अ टाइप ऑफ मैंग्रोव। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मैं आपको मैंग्रोव बोल रहा हूं, मैंग्रोव पता है आपको कहां ग्रो होता है? इट इज बेसिकली ग्रोन इन द रीजन ऑफ व्हाट, मडी वाटर्स। जहां पर रिवर्स और ओशियंस मिलते हैं वहां पर ग्रो होता है। तो क्या वहां पर जमीन होती है? नहीं, मडी वाटर्स होता है। तो मडी वाटर्स में रूट जो है पानी के अंदर है, कहीं ना कहीं से तो उसको ऑक्सीजन चाहिए ना, इसीलिए वो मुड़कर ऊपर आ जाता है। ठीक है, सो उस मॉडिफिकेशन के बारे में हम यहां पर बात करें, अविसीनिया। ठीक है ना, उसी तरह स्टेम का भी मॉडिफिकेशन होता है बहुत जगहों पर। ठीक है, जैसे कैक्टस में आप देखते हो स्टेम का मॉडिफिकेशन इज एरियली मॉडिफाइड, ये जो स्पॉन्जेस वगैरह होते हैं वहां पर। ठीक है, उसके बाद स्टेम का मॉडिफिकेशन एक जगह आपको दिखता है जहां पर अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल्स जो हमने देखे। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम के जो एग्जांपल्स हैं प्लीज याद रखिएगा, इट इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटीज, ये वाला। और जिस तरीके से स्टेम और रूट्स मॉडिफाई होता है उसी तरीके से लीव्स भी मॉडिफाई होती है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीव्स? द लीव्स मेन फंक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। एक जो होता है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। It helps in the process of photosynthesis, and second one, it helps in the process of transpiration. It helps in the process of transpiration. Now what is photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लीव्स जो है एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है। ये कहां से लिया? एटमॉस्फेयर से। और ग्राउंड से H2O लेता है। कहां से आता है? थ्रू रूट्स, ग्राउंड। इनको मिलाकर अपना खाना बनता है जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, C6H12O6, और साथ में इट रिलीजेस O2। ठीक है, सो O2 जो है, इट्स द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ओके, दिस O2 इज द बाई प्रोडक्ट। प्लांट चाहता नहीं है O2 बनाना, प्लांट तो खाना बनाना चाहता है, बट खाना बनाने के क्रम में O2 बाई चांस निकल जाता है, तो दिस इज नोन एज व्हाट, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, बाई प्रोडक्ट। ना एक चीज ध्यान से समझना, क्लास 10 के एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस में ये ऐसे भी दे रखा है, H2O इधर भी और H2O इधर भी, बैलेंसिंग के केस के लिए H2O इधर भी है और H2O इधर भी। तो ये भी गलत नहीं होगा बिकॉज एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, क्लास 10 एनसीईआरटी, दिस इज गिवन इन दिस रिएक्शन जो मैंने आपको यहाँ लिख कर दिया है, ये क्लास 10 एनसीईआरटी का है। ओके, तो कभी कभी बाय प्रोडक्ट्स अगर आपको पूछता है तो H2O भी आंसर में आएगा। व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। तो O2 भी होगा और H2O भी होगा। ठीक है ना, दिस ये जो प्रोसेस हो रहा है प्लांट का,
इसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स और हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल। नाउ सर एक बात बताइए, ये जो CO2 गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, ये कहाँ होता है? दिस अकर्स, CO2 का जो इनटेक होता है, इट अकर्स थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, स्टोमेटा कुछ ऐसा दिखता है। ओके, नाउ स्टोमेटा ये जो ऐसा दिख रहा है ना, यहां पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, दिस सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल्स। ये सब कुछ क्लास 10 की एनसीईआरटी में है बेटा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस, स्टोमेटा ओपन्स एंड स्टोमेटा क्लोजेस। ये वाला जो स्पेस है ना, ये ओपन होता है और क्लोज होता है। ठीक है, दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स फिर कैसे काम करता है? तो गार्ड सेल्स के अंदर जब वाटर का इंटेक बढ़ जाता है तो वो स्वेलिंग हो जाती है गार्ड सेल्स में और वो बंद हो जाता है। वाटर का इंटेक जब कम हो जाता है तो श्रिंक होता है। ठीक है, तो थ्रू श्रिंकिंग एंड थ्रू स्वेलिंग इट कंट्रोल्स द swelling and shrinking. Through swelling and shrinking, guard cell through swelling and shrinking controls the opening and closing of stomata. This entire thing is given in class 10 NCERT. एक मिनट रुक जाओ, दिखाई देते हैं आपको, ताकि आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई सही है। अभी तक तो भरोसा हो ही गया होगा। कहाँ गया सोशल साइंस, साइंस वेयर आई हैड डॉट। कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट लिविंग इट। ओके, ये इसलिए हो पाता है मेरे से बिकॉज आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, 9 एंड 10। नहीं तो मेरे से भी नहीं हो पाता कि क्या चीज कहां पर दे रखा है। ओके, सी दिस, कैन यू सी दिस क्लास 10 एनसीईआरटी? कैन यू सी द एग्जांपल्स ऑफ गार्ड सेल? गार्ड सेल यहां दिख रहा है सभी को लिखा हुआ? सभी को दिख रहा है? वेरी गुड। तो गार्ड सेल कैसे काम करता है? बाय स्वेलिंग एंड बाय श्रिंकिंग। कैन यू सी दिस? दिस इज आल्सो रिटन स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग। स्टोमेटा का डायग्राम, कैन यू सी दिस? ये रहा स्टोमेटा का डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, क्लियर है ना? चूंकि ये किताब खुली गया है तो एक पॉइंट और हम नोट करेंगे। यहां पर हमने क्या लिखा कि ये जो गैसियस एक्सचेंज है, इट इज अकरिंग इन स्टोमेटा। मेजॉरिटी ऑफ द गैसियस एक्सचेंज हैपेंस इन स्टोमेटा। इसके अलावा भी जगहों पर गैसियस एक्सचेंज होता है, जैसे कि आपका हो गया रूट पर गैसियस एक्सचेंज होता है, शूट पर गैसियस एक्सचेंज होता है, तो लीव्स तो होता ही होता है, तो स्टेम्स और रूट्स पर भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ध्यान रखिए, ये रहा लाइन, स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स पर भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, क्लियर है? स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। तो ट्रांसपिरेशन को थोड़ा सा मिटाकर नीचे कर देते हैं और एक पॉइंट यहीं पर लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। क्लास 10 एनसीईआरटी, gaseous exchange happens through stem, root and leaves. लीव्स तो है ही, लीव्स में स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? देखो बेटा, ये जो स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है ना, जब ये ओपन होगा तो क्या होगा? वाटर वेपर इवापोरेट होगा, है ना?
वाटर जो प्लांट के अंदर है वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। क्लियर है ट्रांसपिरेशन? स्टोमेटा ओपन्स अप, वाटर जो है मॉलिक्यूल्स वो क्या होंगे, इवापोरेट, और इस प्रोसेस को क्या बुलाएंगे, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्लियर है? नाउ दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर pulling water from roots towards from roots to upwards part of the plant। तुम खुद सोचो ना, पानी इवोपरेट हुआ तो पानी एक सक्शन क्रिएट करता है वहां पर लीव्स पर, और उसी सक्शंस की वजह से रूट से जो वाटर है वो खिंचाए जाते हैं। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। ठीक है, दो तरीके से पानी ऊपर जाता है। ओके, एक तो ट्रांसपिरेशन जो सक्शन क्रिएट करता है वो, और दूसरा थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, तो ध्यान रखना, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो दिस इज विद रेस्पेक्ट टू प्लांट मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट सेक्शन वे वी विल बी डीलिंग विद कार्निवोरस प्लांट्स। कार्निवोरस क्या ये मीट खाएंगे? नहीं। कार्निवोरस प्लांट्स में बेसिकली जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हम डील करने वाले। ठीक है, तो प्लांट को ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि वो इंसेक्ट खाना शुरू कर दे रहा है? व्हाई दे आर ईटिंग इंसेक्ट्स? एनीवन हु कैन आंसर दिस? रटा होगा तो जरूर आंसर किया होगा, क्वेश्चन मारा होगा ना, सेट बनाया होगा, तो यू कुड हैव आंसर दिस। व्हाई दे आर ईटिंग इंसेक्ट्स? फिटा तो फिर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर प्लांट कैसा? Now, what you will see, these plants are growing in the region where the soil is deficient in nitrogen. Where the soil is deficient in nitrogen. तो नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए ये लोग इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल हो पाता है, और फोटोसिंथेसिस होकर ग्लूकोज वगैरह बनता है, बट ग्लूकोज में क्या आपने नाइट्रोजन देखा क्या? यहाँ पर कहीं पर है नाइट्रोजन? कहीं नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए दे ईट व्हाट, इंसेक्ट्स। और नाइट्रोजन कहां से मिलता है? रूट के थ्रू, जमीन से। ठीक है, क्लियर है ये चीज? डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन कॉजेज द प्लांट्स टू ईट व्हाट, इंसेक्ट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में चार मैकेनिज्म होते हैं इंसेक्ट्स को ट्रैप करने का। एक प्लांट जो इंसेक्ट को ट्रैप करता है दैट इज नोन एज सनड्यू। सनड्यू का एक नाम और है डोसेरा। व्हाट हैपेंस इन सनड्यू? ये इस तरीके के प्रोजेक्शंस आप देख पा रहे हैं यहां पर बना हुआ। कैन यू सी दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस? तो जैसे ही इंसेक्ट्स इन प्रोजेक्शंस पर आता है वैसे ही चिपक जाता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोजेक्शंस मुड़ने शुरू होते हैं और इंसेक्ट को डिसॉल्व कर लेते हैं और खा जाते हैं। ठीक है, तो सनड्यू, डोसेरा, डोसेरा में मैकेनिज्म इज लाइक दिस। हेयर्स निकले हुए होंगे, इंसेक्ट चिपकेंगे और फिर मूव करके अपने प्लांट के अंदर डालेंगे। Second example, second methods of trapping the insect is with Venus flytrap. वीनस फ्लाइट्रैप प्लांट। तो यहां पर देखो इस तरीके से होता है, जैसे ही इंसेक्ट बैठा वैसे ही ट्रैप बंद हो जाता है। कैन यू सी माई हैंड? हैंड को देखिए, जैसे ही इंसेक्ट इस हैंड के ओपन पोजीशन पर बैठा वैसे ही क्या होगा, ये बंद हो जाए। दिस इज वीनस फ्लाइट्रैप। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। थर्ड इज पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, यहां पर देखो
पिचर प्लांट में एक ऊपर पर ढक्कन होता है, कैन यू सी दिस ढक्कन, और जैसे ही इंसेक्ट यहां पर बैठता है, ठीक है, वैसे ही ये फिसल कर अंदर चला जाता है इंसेक्ट, और ये ढक्कन क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि ये घड़े टाइप का शेप है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, पिचर प्लांट, ठीक है। पिचर प्लांट को हम लोग नेपेंथेस भी बुलाते हैं। ना एक चीज ध्यान रखना, ये जो पिचर प्लांट का जो नेपेंथेस वाला जो मतलब ये जो पूरा तामझाम है ना, ये डब्बा होना, डब्बा बंद होना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, मॉडिफाइड लीव्स। ये स्टेम नहीं होता है, इज अ मॉडिफाइड लीव, ठीक है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड लीव्स। And the fourth example and the last example is of bladderwort. Bladderwort देखिए यहां पर, जैसे ही इंसेक्ट, दिस इज इंसेक्ट, जैसे ही ये यहां पर बैठा, ठीक है, वैसे ही ये फिसल कर अंदर हो जाता है, और ये जो वाल्व है ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। वाल्व गेट्स क्लोज्ड। क्लियर है ये चीज? यहां पर भी ये जो आपका जो वाल्व है ना, ये जो पूरा तामझाम है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, मॉडिफाइड लीव्स, ओके। ये भी मॉडिफाइड लीव्स है, leaves are modified here also. This is an also example of what, modified leaves. This is the four mechanism in which the insectivorous plants work. कुछ पूछना हो किसी को insectivorous plants में? Anything you would like to ask in insectivorous plants? No sir. चलिए फिर आगे चलते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो नेक्स्ट सेक्शन है, इट इज प्लांट एडेप्टेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन? सिचुएशन के हिसाब से किस तरीके से हम डालते हैं। तो बीपीएससी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आसान पूछता था, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाइए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नाउ इट हैज चेंज कंप्लीटली, न्यू क्वेश्चंस, एंड नाउ थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको थिंकिंग के तरीके से तैयारी करनी होगी। उसी तरीके से प्लांट, मान लो डेजर्ट में है, ठीक है, तो वहां पर तो पानी की कमी है, वहां पर तो स्टोमेटा हमेशा खुला नहीं रह सकता ना बेटा, तो स्टोमेटा बंद रहेगा मैक्सिमम टाइम। व्हाट यू विल सी, व्हाट यू विल सी कि दिस प्लांट वहां पर मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। वहां पर जो रूट्स होगा, जैसे देयर विल बी डीप रूट्स, ओके, बहुत सारे रूट्स जो होंगे वो डीप रूट्स होंगे। जो लीव्स होगा दैट विल मॉडिफाई इनटू व्हाट, दैट विल मॉडिफाई इनटू, उसको क्या बोलते हैं यार, कांटा, थॉर्न। तो लीव्स का जो सरफेस होगा दैट विल गेट मॉडिफाइड इनटू व्हाट, थॉर्न, ठीक है। और थॉर्न में जब ये मॉडिफाई होगा तो व्हाट यू विल सी कि लीव का जो सरफेस एरिया है दैट हैज गॉट रिड्यूस्ड, ओके। तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, इवापोरेशन कम हो जाएगा। तो इस तरीके से मॉडिफाई होता है। तो प्लांट जो ड्राई हैबिटेट में ग्रो होता है उसे हम बुलाते हैं जीरोफाइट्स। सिमिलरली अगर आप कुछ प्लांट्स को देखोगे, जैसे कि मैंग्रोव्स हो गया, ठीक है, जैसे कि मैंग्रोव्स हो गया, तो मैंग्रोव्स के केस में जो सॉल्टी वाटर है, और जो नॉर्मल जो जहां पर नदी मिल रहा है, नदी और ओशन जहां पर मिल रहा है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सॉल्टी वाटर, वहां पर नमक का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो प्लांट गेट्स अडेप्टेड टू दैट सॉल्टी कंडीशंस। तो सॉल्टी कंडीशंस में जब ये अडेप्ट होता है तो इट इज नोन एज व्हाट, हेलोफाइट्स। तो वहां पर आप क्या देखोगे, सॉल्ट के कारण एक्सेसिव सॉल्ट होता है, तो लीव्स पर सॉल्ट के दाने दिखते हैं आप, ठीक है। Plants which get adapted to fresh water habitat are known as what, hydrophytes, ठीक है। और नॉर्मल वाटर कंडीशन में अगर कोई प्लांट अडेप्ट होता है तो उसे हम बुलाते हैं मीजोफाइट्स, ठीक है। These are certain examples of plant adaptation. Drosera is yes, modified. They are all examples of modified leaves.
सब लीफ के सरफेस पर हो रहा है। ओके, सभी इंसेक्टिवोरस इज हैपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इटसेल्फ। प्लांट अडेप्टेशन में किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? प्लांट अडेप्टेशन में किसी को कुछ पूछना हो? Just give me 1 minute. There is a important query from a student. Okay, just give me 1 minute. तब तक आप इसको एक बार रीड कर लो. वेलकम बैक. कुछ पूछना हो किसी को? Plant habitations, adaptations, insectivorous plants, and all these things that we have learned today. No, sir. Chale. Then let's move forward. The next section is various parts of flower. Very important. Xerophytes are the plants which develops in dry conditions. Okay. Xerophytes are the plants which develop in dry conditions. ठीक है? Xerophytes. Now plant morphology में जो next section है, it is flower. Okay. तो फ्लावर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो एक बार करके देखना होगा. ठीक है? सो व्हाट यू विल सी दिस, कैन यू सी दिस पार्ट नंबर 5? पार्ट नंबर 5 आपको दिख रहा है. दिस इज व्हाट? एंथर. ये क्या होता है? एंथर. कैन यू सी पार्ट नंबर 6? दिस इज कॉल्ड फिलामेंट. दिस एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स male reproductive part of the plant, of the plant. ठीक है? Now see this. One is ovary, 2 is style, and the 3 number is stigma. These 3 constitute female reproductive part. ठीक है? क्लियर है ये चीज? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट बेसिकली कहां होता है? फ्लावर में होता है. कुछ पूछना हो किसी को? Now what happens during the time of reproduction? ये जो एंथर है ना बेटा, एंथर, ये किसी कारणवश कैसे पहुंच सकता है वो बाद में,
किसी कारणवश यहां से टूटकर यहां पूछता है। द ट्रांसफर ऑफ दिस एंथर, एंथर में एक पार्ट होता है पॉलन ग्रेन्स जिसको हम बुलाते हैं। द ट्रांसफर ऑफ दिस पॉलन ग्रेन्स इज लाइक दिस, ऐसा दिखता है, ये यहां पर एंथर के पास होता है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्लियर है सभी को? अब ये ट्रांसफर कैसे हो सकता है बेटा? पॉलन ग्रेन हो सकता है इंसेक्ट ट्रांसफर कर दे, हो सकता है हवा बही वो कर दे, ठीक है? क्लियर है ये चीज? तो पॉलिनेशन कैन हैपन थ्रू इंसेक्ट्स, थ्रू फ्लाइज, थ्रू मधुमक्खी जो होती है, हनी बीज वगैरह सब, ये सारे एग्जांपल है, द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलिनेटर्स। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो? यहां तक किसी को कुछ पूछना हो? नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। अब स्टिग्मा में आने के बाद क्या होता है वो यहां पर देखते हैं। तो व्हाट यू विल सी, इफ यू विल सी, यू विल सी द प्रोसेस ऑफ स्टिग्मा को अगर हम देखेंगे तो पॉलन ग्रेन्स यहां पहुंच गया। स्टिग्मा के अंदर यहां से यहां एक ट्यूब होता है। दिस ट्यूब इज नोन एज पॉलन ट्यूब। ओके, दिस ट्यूब इज नोन एज पॉलन ट्यूब। और पॉलन ग्रेन जो है ये पॉलन ट्यूब के थ्रू होता हुआ अपना रास्ता निकालेगा, ठीक है? यहां तक चीज क्लियर है? पॉलन ट्यूब्स, पॉलन ट्यूब के बारे में एक चीज दिमाग में रखना है, वो क्या? ये जो पॉलन ट्यूब होता है ना, ये छोटे साइज का होता है। ओके, जैसे ही यहां पर पॉलन ग्रेन आया वैसे ही ये ट्यूब जो है इसकी साइज बढ़नी शुरू होती है एंड इट रीचेस अप टू ओवरी। ठीक है, इसकी साइज बड़ी होती है, रीचेस अप टू ओवरी। तो ये जो रिस्पॉन्स है, पॉलन ट्यूब बड़ा कब हुआ? जब उसने पॉलन नाम का एक केमिकल देखा, उसके बाद पॉलन ट्यूब ग्रो होना शुरू हुआ। और पॉलन ट्यूब किधर ग्रो हो रहा है? टुवर्ड्स ओवरी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? कीमोट्रोपिज्म, मूवमेंट हो रहा है पॉलन ट्यूब का, एंड इट इज रिस्पॉन्स टू व्हाट? ड्यू टू रिस्पॉन्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल कॉल्ड पॉलन। मूवमेंट किधर हो रहा है? टुवर्ड्स ओवरी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। It's an example of what? Positive chemotropism. तो पॉलिनेशन और कीमोट्रोपिज्म कैसे रिलेटेड है, समझ में आया सभी को? कुछ पूछना हो? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? ये क्लास 10 एनसीईआरटी में किसी को लगे कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर रिप्रोडक्शन, थर्ड चैप्टर। बिल्कुल होती है, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म दूर हो जाएगा उससे। नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, जितना दे रहे हैं उतना दिमाग। ओके, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम क्लास 10 एनसीईआरटी। ये भी क्लास 10 एनसीईआरटी का ही है। तो पॉलन ग्रेन क्या होगा? पॉलन ट्यूब की साइज बढ़ेगी तो पॉलन ग्रेन धीरे धीरे जो ऊपर पर था वो कहां पहुंचेगा? ओवरी में पहुंचेगा। एंड पॉलन ग्रेन विल फर्टिलाइज दिस ओवरी एंड ओवरी विल डेवलप इनटू सीड्स एंड सीड विल डेवलप इनटू फ्रूट। ठीक है, सॉरी, ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट्स और फ्रूट के अंदर क्या डेवलप होगा? सीड्स डेवलप होंगे। तो बेसिकली जो फ्रूट्स होते हैं बेटा, क्या है फ्रूट्स? मॉडिफाइड ओवरी। फर्टिलाइजेशन होगा, फ्रूट्स बनेगा, और ये जो फ्रूट्स हैं ये बेसिकली फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट हैं एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फ्रूट्स। क्लियर है सभी को? फ्रूट कैसे बना? ओवरी से। सभी को क्लियर है फ्रूट कैसे बना ओवरी से? नाउ
थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इस पॉलिनेशन के दो प्रोसेस होते हैं, उसे समझते हैं, बिकॉज इट इज गिवन इन क्लास 10 एनसीईआरटी। वो क्या कि पॉलिनेशन जो है, सेम फ्लावर से भी, ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर में और स्टिग्मा भी उसी फ्लावर में, ऐसा ट्रांसफर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इस प्रोसेस को हम बुलाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेम ही फ्लावर में अगर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा हो रहा है तो उसे बुलाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन। दो अलग अलग फ्लावर्स में अगर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हो रहा है तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? क्रॉस पॉलिनेशन। हो सकता है ना इंसेक्ट एक प्लांट से पॉलन ग्रेन उठाकर दूसरे प्लांट, दूसरे फ्लावर पर पहुंचा दे, है ना? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? क्रॉस पॉलिनेशन। Self pollination and cross pollination both are given in NCERTs of class 10. Reproduction of plants clear है, reproduction in plants clear है, through flower how it happens? pollen grains एंथर से उठेगा, स्टिग्मा पर जाएगा, स्टिग्मा पर पहुंचेगा, पॉलन ट्यूब ग्रो होगा, ग्रो होकर ओवरी तक पहुंचेगा, फिर पॉलन ग्रेन्स ओवरी तक पहुंचेगा, ओवरी को फर्टिलाइज करेगा, ओवरी फर्टिलाइज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी फ्रूट। क्लियर है? तो ओवरी के फर्टिलाइजेशन से जो फ्रूट बनता है उस फ्रूट को हम बुलाते हैं ट्रू फ्रूट, सच्चा फ्रूट। तो सर फ्रूट क्या बिना ओवरी के फर्टिलाइजेशन से भी बनता है? बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो बिना ओवरी के फर्टिलाइजेशन से अगर फ्रूट बनेगा तो दैट विल बी नोन एज फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में क्या होता है बेटा? जो ओवरी फर्टिलाइजेशन होकर जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम ट्रू फ्रूट बना रहे हैं। फॉल्स फ्रूट के केस में फ्रूट के जो फ्लैशेस होते हैं ना, ओवरी के आसपास के टिश्यू से आते। ठीक है, ओवरी के आसपास जो टिश्यूज वगैरह होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहां से मिलकर अगर फ्रूट बनता है तो उसे बुलाते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो फॉल्स फ्रूट में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। वो ओवरी के मटेरियल से ही बन जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। प्लस ओवरी के आसपास जो टिश्यूज होते हैं उनको यूज करके मॉडिफाइड होकर, मैच्योर होकर चीजें क्या बन जाती हैं? फ्रूट। क्लियर है? फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट। कुछ पूछना हो फॉल्स फ्रूट ट्रू फ्रूट में? अभी फर्टिलाइजेशन खत्म नहीं हुआ, और भी है। ओके, क्या है और? ये देखो कुछ केसेस हैं, जैसे मान लो एक फ्लावर है, उसमें एक ही ओवरी है। ठीक है, केसेस ले रहे हैं, एक फ्लावर है जिसमें एक ओवरी है, फर्टिलाइज हुआ और क्या बना? फ्रूट बना। दिख रहा है ये? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल फ्रूट, नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, एक ओवरी, उस ओवरी का फर्टिलाइजेशन हुआ और बना फ्रूट, नॉर्मल फ्रूट। क्लियर है ये चीज? नाउ देयर कैन बी केसेस जिसमें प्लांट में काफी सारे ओवरीज हों और उनका फर्टिलाइजेशन हो जाए। एक ही फ्लावर में काफी सारे ओवरीज हैं, फ्लावर एक ही है बेटा, वन फ्लावर मेनी ओवरीज, वन फ्लावर वन ओवरी विल गिव यू सिंपल फ्रूट। वन फ्लावर मेनी ओवरीज, और इन ओवरीज का फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन होकर जो बनेगा वो कैसा फ्रूट दिखेगा? ऐसा। तो दिस काइंड ऑफ फ्रूट इज नोन एज एग्रीगेट फ्रूट। एक साथ सारे फर्टिलाइजेशन होंगे, सारे आपस में चिपक जाएंगे और एग्रीगेट फ्रूट। एग्जांपल इज रास्पबेरी या फिर स्ट्रॉबेरी। रास्पबेरी या फिर स्ट्रॉबेरी। ठीक है, क्लियर है?
अब लास्ट वाला देखो, क्या यहां पर आपको एक ही फ्लावर दिख रहा है? नहीं ना। तो हियर यू विल सी मल्टीपल फ्लावर्स। मल्टीपल फ्लावर्स हैं तो ओवरीज भी मल्टीपल होंगे। तो मल्टीपल फ्लावर्स जब फर्टिलाइज होती हैं एक साथ, तो दैट गिव्स यू व्हाट? एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फ्रूट। और मल्टीपल फ्रूट का एग्जांपल है पाइनएप्पल। तो पढ़ा होगा, खाया होगा। तो एक एक हिस्सा, कैन यू सी दिस? देखा तो होगा, एक एक हिस्सा एक एक फ्लावर से बना है बेटा, ध्यान रखिएगा। एक एक हिस्सा एक एक फ्लावर से बना है। स्ट्रॉबेरी में एक ही फ्लावर है बट ओवरीज बहुत सारे। और फॉल्स फ्रूट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, वो क्या था? कोई फर्टिलाइजेशन वर्टिलाइजेशन का चक्कर नहीं। ठीक है, लास्ट वाला देखो। तो जो ओवरी है, सेपल्स हैं। सेपल्स मतलब जो मैं टिश्यूज वगैरह की बात कर रहा था। प्लांट में गुलाब का फूल देखा है? गुलाब का फूल देखा होगा तो नीचे में इस तरीके का हरा हरा, कैन यू सी दिस? हैव यू सीन दैट? और फ्लावर तो ऊपर पर रहता है ऐसा। दिस इज फ्लावर और नीचे में हरा हरा, दैट इज नोन एज व्हाट? सेपल्स। ठीक है। तो ये जो सेपल्स के टिश्यूज हैं ये, ठीक है, ओवरी के जो टिश्यूज हैं ये बिना फर्टिलाइज हुए हुए फ्रूट बना देते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? इसको हम एक्सेसरी फ्रूट बुलाते हैं, फॉल्स फ्रूट बुलाते हैं। और इसका एग्जांपल है एप्पल। तो फॉल्स फ्रूट के और भी एग्जांपल्स हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। तो एक एग्जांपल हो गया एप्पल, एक एग्जांपल हो गया पियर्स। ठीक है, उसके बाद बनाना। ठीक है, बाकी दोनों का नाम भूल गया मैं। चलो कोई बात नहीं, देख लेना। सो फ्रूट्स के बारे में कहानी क्लियर है सभी को? फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में कहानी क्लियर है सभी को? कुछ पूछना हो फ्लावर और फ्रूट्स के बारे में? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? नो सर, कुछ नहीं पूछना है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यूज में कौन सा टाइप देख रहे हैं? प्लांट टिश्यूज। ओके, now this plant tissue can be classified under two groups: permanent tissue और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या हो गया कि सेल डिवीजन हैज स्टॉप्ड। तभी तो चीजें परमानेंट होगी। सेल डिवाइड करता रहेगा तो क्या वो परमानेंट होगा? नया बनता रहेगा हमेशा। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेल डिवीजन इज अकरिंग, अभी भी अकर हो रहा है इन सारे टिश्यूज में। तो दैट्स व्हाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नोन एज ग्रोथ टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक के बारे में इतना ही जानने का। बाकी क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, ये नाम याद कर लेना। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम, नाम याद रखने का, इससे ज्यादा नहीं। ओके, नाउ permanent tissue is important. Permanent tissue can be divided into two groups: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue can again be divided into three groups: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. इनके functions याद होने चाहिए because it is given in class 9 NCERT. ठीक है, इनके functions आपको याद होने चाहिए। तो parenchyma, P for parenchyma and P for photosynthesis. It helps in the process of photosynthesis.
and this cells are spongy. तो P for parenchyma, spongy का P और photosynthesis पहला वाला helps in photosynthesis and it's spongy. Next is collenchyma. collenchyma का जो फंक्शन होता है, it helps in bending. It helps in bending. And the last one is sclerenchyma. तो sclerenchyma का फंक्शन होता है, it provides mechanical strength. It provides mechanical strength and it is composed of dead cells. It is composed of dead cells. Now, complex permanent tissue we have already read, xylem और phloem. phloem में हमने ये sieve tubes देखा था और companion cells देखा था. जिस तरीके से सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स फ्लोएम में होते हैं, वैसे यस्टरडे दिमाग से मिस हो गया था, जाइलम में जो सेल्स होते हैं उसे हम बुलाते हैं ट्रैकीड्स. ध्यान रखिएगा, ट्रैकीड्स. दिस हेल्प्स इन पुशिंग ऑफ वाटर. ठीक है, डिफ्यूजन में हेल्प करता है ट्रैकीड्स. वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो इतना डिटेल में जाएगा बहुत कम चांस है, बट दे कैन डेफिनेटली आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स. याद रहेगा तब आप लिख पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं लिख पाएंगे. कुछ पूछना हो किसी को प्लांट टिश्यूज में? Anything that needs to be asked in plant tissue? Now, on the basis of position, plant tissue can be classified in another way also. This is another classification. डर्मल टिश्यू. डर्मल का मतलब क्या होता है? स्किन. तो जो टिश्यूज सरफेस पर होते हैं उस टिश्यू को हम क्या बुलाते हैं? डर्मल टिश्यूज. ठीक है, तो सरफेस पर कौन से किस तरीके का टिश्यू आएगा? स्टोमेटा वगैरह का. सिमिलरली ग्राउंड सेल्स, ग्राउंड टिश्यूज. ठीक है, तो रूट्स वगैरह में आपको ये सारा देखने को मिलेगा. तो ग्राउंड टिश्यू के एग्जांपल्स हैं दिस parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. And the last one is vascular tissue. Vascular का examples xylem और phloem. Already done. बाकी प्लांट के कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पर जो दे रखे हैं. आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, चाहो तो इसको छोड़ सकते हो. इधर वाला पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसको छोड़ देना. नॉट रिक्वायर्ड. पढ़ने का हो तो पढ़ सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड. ओके, क्रॉस हटा देते हैं. हो सकता है आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो पढ़ने में. इधर वाला पोर्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऊपर पर क्रॉस लगा देते हैं. इधर वाला प्लांट खाली देख लेना इस तरीके के क्या हैं चीजें, किस जोन को क्या बुलाते हैं. ठीक है, थोड़ा एक फेयर आइडिया होना चाहिए. ठीक है, प्लांट टिश्यूज. प्लांट टिश्यूज में किसी को कुछ पूछना हो? इतना ही है, स्क्लेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा, बेसिक तो यही 3 4 5 नाम याद रखने और कुछ ज्यादा नहीं पूछे. नेक्स्ट इज प्लांट हार्मोन. वेरी इंपॉर्टेंट, ये रटने वाला है. दिस इज रटने वाला सेक्शंस. तो बस लिख देता हूं सबके फंक्शंस, प्लीज ध्यान रखिए. दो तरीके के प्लांट हार्मोन्स होते हैं. एक होता है ग्रोथ हार्मोन, एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर्स. ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? ग्रोथ को प्रमोट करेगा. ग्रोथ इनहिबिटर्स ग्रोथ को रोकेगा. ठीक है, तो ग्रोथ प्रमोटर्स में सबसे पहला आता है ऑक्सिन्स. तो ऑक्सिन्स का फंक्शन लिख लीजिए. जनरल ग्रोथ ऑफ प्लांट. और हमने शुरू में ही प्लांट का जो बेंडिंग देखा था टुवर्ड्स सनलाइट, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन्स. ठीक है, नेक्स्ट प्लांट हार्मोन इज साइटोकिनिन्स. साइटोकिनिन्स के फंक्शन लिख लीजिए. एक फंक्शन होता है कि इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन. इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन.
दूसरा फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। और तीसरा फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉर्मेंसी? कोई सीड है पड़ा हुआ है, जर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सीड को क्या बुलाएंगे? डॉर्मेंट, सोया हुआ है। तो डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए ये साइटोकिनिन्स प्लांट हार्मोन यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज जिबरेलिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिबरेलिन? प्लांट की हाइट छोटी है, जिबरेलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो ड्वार्फ प्लांट विल बिकम व्हाट? टॉल प्लांट। तो ड्वार्फ टू लॉन्ग इज द फंक्शन ऑफ जिबरेलिन, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बता दिया। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। ये तीन हो गए ग्रोथ प्रमोटर्स। उसके अलावा है ग्रोथ इनहिबिटर्स, जिसमें पहला आता है इथाइलिन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द फंक्शन ऑफ इथाइलिन इज इट हेल्प्स इन ripening of fruits. It helps in ripening of fruits, and it is the only hormone, it is the only plant hormone present in gaseous state, ethylene gas. Last one is abscisic acid. What is the function of abscisic acid? The function of abscisic acid is separation of, आप देखते हो ना पत्ते तोड़ के गिर जाते हैं, फ्लावर मुरझा जाता है, तो सेपरेशन ऑफ फ्लावर्स, लीव्स फ्रॉम द प्लांट, एब्सिसिक एसिड। एंड एब्सिसिक एसिड का एक फंक्शन और होता है, वो क्या होता है? नॉर्मल प्लांट के ग्रोथ को डिले कर देता है। मतलब एब्सिसिक एसिड अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो नॉर्मल प्लांट ग्रोथ विल गेट व्हाट? डिलेड। इसके अलावा दो और प्लांट हार्मोन्स होते हैं। एक होता है फ्लोरीजेंस, ठीक है, तो इट हेल्प्स इन फ्लावरिंग, फ्लावर जो निकलता है। और एक होता है ट्रोमेटिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉमा? दर्द, है ना। तो ट्रोमेटिन का फंक्शन होता है इस दर्द से हील करना, तो इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ प्लांट्स, इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ प्लांट्स। बेटा इथाइलिन चूंकि इंपॉर्टेंट है तो इथाइलिन का डायग्राम भी देख लो। व्हाट इज इथाइलिन? यही बना देते हैं, सी डबल बॉन्ड सी एच एच एच। This is what ethylene is. C2H4, ethylene. ना एक चीज और आपने सुना होगा, ये जो आम है ना, समय से पहले पक के आ जाता है। आम का समय है, मालदा आम का समय है जून 10-12 तारीख, आपको मालदा आम मई में ही मिलना शुरू हो जाएगा, 20 मई के बाद। तो उस केस में क्या होता है, हम लोग ह्यूमंस जो हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग करते हैं फ्रूट्स का, ठीक है। क्या करते हैं? आर्टिफिशियल राइपनिंग, ठीक है।
Now, this artificial ripening happens through a process called, through a substance called calcium carbide, CaC2. CaC2 का जब इंजेक्ट किया जाता है फ्रूट्स में, तो फ्रूट में वाटर तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. It reacts with the water to form calcium hydroxide plus साथ में C2H2 इस गैस, और इस गैस को हम बुलाते हैं एसिटिलीन गैस. This gas is known as acetylene gas. C2H2 का फॉर्मूला क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड. So this CaC2 is known as artificial ripening agent. किसकी राइपनिंग एजेंट, और किसकी वजह से राइपनिंग हुआ? C2H2. ठीक है, तो दिस C2H2 हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट. यूज क्या किया? कैल्शियम कार्बाइड. और कैल्शियम कार्बाइड ने क्या किया? C2H2 प्रोड्यूस किया. ये C2H2 CaOH नहीं करता है राइपनिंग. राइपनिंग कौन सा करता है? एसिटिलीन गैस. क्लियर है ये चीज? वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिफिशियल राइपनिंग वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है सभी को? तो कुछ कुछ और आपको आर्टिफिशियल राइपनिंग के अलावा कुछ और केमिकल्स जो फ्रूट्स में एडेड किए जाते हैं, उसका एग्जांपल यहां दे रखा है. पहला तो कैल्शियम कार्बाइड अभी जस्ट देखा. दूसरा, कॉपर सल्फेट को भी यूज किया जाता है टू राइपन द फ्रूट्स एंड फॉर टू मेक देम लुक फ्रेश. ठीक है, फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट कॉपर सल्फेट भी यूज होता है. एक और इंपॉर्टेंट केमिकल है ऑक्सीटोसिन. तो एप्पल का साइज मान लो बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या यूज होता है? ऑक्सीटोसिन, टू इंक्रीज द साइज. ठीक है, उसके अलावा वैक्स यूज करते हो ताकि सेब चमकता हुआ दिखे और अच्छा लगे अपीयरेंस में, तो ज्यादा दाम में बिकेगा. और मेटेलिक लेड को भी ऐड किया जाता है. मेटेलिक लेड बेसिकली ये जो कद्दू वगैरह होता है ना, उसमें ऐड करते हो. मेटेलिक लेड ऐड करने से क्या होगा? कद्दू और ग्रीन दिखने लगेगा, तो लुक ग्रीन. है तो पॉइजन ही. याद रखिए कि यहाँ पर डेली लाइफ से रिलेटेड है ना बेटा, है ना? डेली लाइफ से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है किसमें क्या हो सकता है. और ये तो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जो मैंने आपको यहाँ पर करके दिया है. ठीक है. एंड द लास्ट सेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू प्लांट इज प्लांट डिजीज. ठीक है, तो प्लांट डिजीज में पढ़ाने के लिए तो कुछ नहीं है, बट एनसीईआरटी में एक टेबल है क्लास 8 एनसीईआरटी में, जो मैंने आपको यहां उठाकर दिया है. ये रहा. 3 प्लांट डिजीज के बारे में बोला. सिट्रस कैंकर कैसा होता है? यहां पर देखो इसका मॉडिफाइड फोटो. कैन यू सी दिस पिक्चर? नींबू में सिट्रस कैंकर. इट इज कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर. Similarly, there is another plant disease called rust of wheat. It is caused due to fungus. और ऐसा दिखेगा. This is your rust of wheat. Okay? ये है आपका rust of wheat. ये है आपका citrus canker. ये फोटो इसलिए लगाया ताकि आप याद रखें. And the last is yellow vein mosaic of भिंडी. ठीक है, तो बेसिकली आपको भिंडी ग्रीन की जगह येलो दिखने लगेगा, इन्फेक्टेड रहेगा तो. ठीक है, इनके लीव्स येलो हो जाते हैं. तो इट इज कॉज ड्यू टू वायरस. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू इंसेक्ट. याद रहेगा सभी को ये टेबल. चूंकि प्लांट डिजीज और ह्यूमन डिजीज, ये ह्यूमन का है बेटा, साथ में ही क्लास 8 के एनसीईआरटी में दे रखा था, तो मैंने सोचा ये दोनों ही साथ में आपको चिपका दें ताकि आप अभी पढ़ें. क्लास 8 का एनसीईआरटी है, याद रखिएगा. बोलिए कि तो दिखा भी सकते हैं, बट इतना तो देख लिया, आप क्या देखोगे. ठीक है, क्लियर है? कुछ और डिजीजेस हैं जिनको अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड.
एनसीईआरटी वाला पहले याद करो और क्या। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आज, ह्यूमन डिजीज याद कर लेना, टीबी, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये ह्यूमन डिजीज है बेटा, ऊपर वाला प्लांट डिजीज है, याद रखना ये चीज। लिख देता हूं पता चले ह्यूमन में भी आप यही सब लिख कर आ गए। दीज आर प्लांट डिजीज, दीज आर ह्यूमन डिजीज। ओके, cholera typhoid is caused by bacteria, hepatitis is caused by virus, malaria is caused by protozoa, ठीक है। टीबी, measles, chickenpox, polio is caused by टीबी is caused by bacteria, measles, chickenpox, polio is caused by virus। तो कौन सा बीमारी कौन कॉज करता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर है? कौन सा बीमारी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी खोल के रखा ही है, चलो देख ही लो। ये रहा आपका क्लास 8 का एनसीईआरटी, इट इज गिवन हियर। और ये रहा एनिमल ये ह्यूमन डिजीज, इट इज गिवन इन क्लास 8 एनसीईआरटी। चैप्टर नंबर इज चैप्टर 2, दूसरा ही चैप्टर है। ठीक है, चल किसी को कुछ पूछना हो आज की क्लास के लिए? हैवी है क्लास, मजा आया? हैवी तो होगा ही, अपना क्लास है तो फालतू टाइम पास तो करेंगे नहीं हम। 1 घंटा पढ़ाना है तो 1 घंटा पढ़ाना है, कोई गपबाजी नहीं। ठीक है, चलिए, so that will be all from my side. Bye everyone.